सभी को मेरा नमस्कार। मैं खुशबू बंसल, सहायक आचार्य ABST एक बार पुनः राजकीय महाविद्यालय सुमेरपुर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हमारे वीडियो लेक्चर का टॉपिक है अनुपातों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ रेशियोज। अनुपात कितने प्रकार के होते हैं या अनुपातों को हम कितने प्रकार में बांट सकते हैं। तो अनुपातों का जो वर्गीकरण है वो दो आधारों पे किया जाता है। एक तो क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वित्तीय विवरणों के आधार पर वर्गीकरण, और दूसरा जो क्लासिफिकेशन होता है वह होता है उद्देश्य या प्रयोजन के आधार पर। पहला जो क्लासिफिकेशन है वित्तीय विवरणों के अनुसार वर्गीकरण, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं और फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारे तीन होते हैं मेनली, ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट। तो उसके आधार पर यहाँ पे जो कैटेगरी बना रखी है अनुपातों की वो तीन कैटेगरी बना रखी है। एक तो बैलेंस शीट रेशियोज, जिसमें दोनों ही मदे, जिन दो मदों में हम संबंध स्थापित करना चाह रहे हैं अनुपातों के माध्यम से, पर दोनों ही मदे बैलेंस शीट से ली जाती है, जैसे कि चालू अनुपात है, त्वरित अनुपात है, ऋण समता अनुपात है, या और भी बहुत सारे अनुपात होते हैं। दूसरा जो इसमें कैटेगरी डाल रखी है वो डाल रखी है इनकम स्टेटमेंट रेशियोज। नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि इस प्रकार के अनुपातों की दोनों मदें लाभ हानि खाते से संबंधित होती है, जैसे कि विक्रय की लागत व शुद्ध विक्रय का अनुपात, लाभ व शुद्ध विक्रय का अनुपात। इस प्रकार से और भी ऐसे बहुत से अनुपात होते हैं जो लाभ हानि खाते से संबंधित होते हैं। तीसरा जो कैटेगरी यहाँ पे बना रखी है स्थिति विवरण तथा आय विवरण के संयुक्त अनुपात, मतलब उसमें जो दो मदें होती हैं उसमें से एक मदे बैलेंस शीट की होती है और दूसरी मद जो होती है वो इनकम स्टेटमेंट की होती है, जैसे कि सेल्स टू रिसीवेबल रेशियोज, सेल्स टू इन्वेंट्रीज रेशियोज। इसमें इन्वेंट्री जो है वो बैलेंस शीट की मद है और सेल्स जो है वह इनकम स्टेटमेंट की मद है। तो इस प्रकार से जब दोनों के संयुक्त मदों से, दोनों जो वित्तीय विवरण हैं उनके संयुक्त मदों से अनुपात निकाला जाता है, तो ये तीसरी कैटेगरी बन जाती है। दूसरा जो क्लासिफिकेशन किया गया है यहाँ पर ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव और पर्पस, उद्देश्य या प्रयोजन के आधार पर क्लासिफिकेशन ऑफ रेशियोज। उद्देश्य के आधार पर जब अनुपातों का वर्गीकरण करते हैं तो वह ज़्यादा अधिक व्यवहारिक होता है और उपयोगी भी होता है, क्योंकि जो एनालिसिस करने वाला है वह उसका जो एनालिसिस करने का उद्देश्य होता है उसके आधार पर उसे कौन सा अनुपात निकालना है, किस कैटेगरी के अनुपात निकालने हैं, तो वह उन्हीं अनुपातों पर ध्यान देता है, उन्हीं अनुपातों का कैलकुलेशन करता है। जैसे कि जो ऋणदाता होते हैं उनकी रुचि संस्था की तरलता में होती है, जो इन्वेस्टर होते हैं या जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनकी रुचि संस्था की लाभदायकता में होती है, या जो मैनेजर्स होते हैं उनकी जो रुचि होती है वो संस्था की कार्यकुशलता या कार्य निष्पत्ति के लिए जिम्मेदार होते हैं, इसीलिए वो उससे संबंधित अनुपात निकालते हैं। इन्हीं उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए, अलग अलग प्रकार के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए उद्देश्य के आधार पर रेशियो को चार भागों में बांट रखा है: तरलता अनुपात, लीवरेज या पूंजी संरचना अनुपात, क्रियाशीलता या सक्रियता अनुपात और लाभदायकता अनुपात। क्योंकि उद्देश्य के आधार पर जो क्लासिफिकेशन होता है वह ज़्यादा व्यवहारिक और उपयोगी होता है, इसीलिए हम जो यहाँ पर अनुपातों को पढ़ेंगे वह उद्देश्य के आधार पर, वर्गीकरण के आधार पर ही पढ़ेंगे। तो हम पहले शुरू कर रहे हैं। सबसे पहला जो इसमें कैटेगरी बना रखी है वह बना रखी है तरलता अनुपात की। अगर आप देखें तो जो चारों कैटेगरी है उसमें भी बहुत बहुत से अनुपात होते हैं, तो वो सब यहाँ पर एक लिस्ट बना रखी है। तरलता अनुपात में तीन प्रकार के अनुपात दे रखे हैं। जो कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो है उसमें भी 7 से 8 प्रकार के अनुपात दे रखे हैं। फिर क्रियाशीलता अनुपात में फिर 8 प्रकार के अनुपात दे रखे हैं। लाभदायकता अनुपात में फिर से बहुत सारे अनुपात दे रखे हैं। तो इन्हें हम अलग अलग सभी अनुपातों को अलग अलग सेपरेटली बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। हर एक अनुपात को किस प्रकार से कैलकुलेट किया जाता है ये बात भी हम हमारे वीडियो लेक्चर्स में करेंगे। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ध्यान रखना स्टूडेंट्स, क्योंकि इसमें से न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो थोड़ा सा अभी हमारा न्यूमेरिकल पोर्शन स्टार्ट हो रहा है। सबसे पहले हम जो कैटेगरी लेंगे यहाँ पर, जो पहली कैटेगरी थी लिक्विडिटी रेशियो,
तरलता अनुपात, या फिर इनको हम बोलते हैं शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज भी बोलते हैं, अल्पकालीन शोधन क्षमता अनुपात भी कहा जाता है। तो सबसे पहले तो हम इस कैटेगरी में बात कर लेते हैं कि तरलता से मतलब क्या है, किसी भी संस्था की लिक्विडिटी से मतलब क्या है। तो सामान्य शब्दों में अगर मैं बताऊंगी, क्योंकि आपको पता है कि शॉर्ट टर्म हमारी बैलेंस शीट को अगर हम देखें तो दो चीज़ें होती है, शॉर्ट टर्म असेट्स और शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़। ठीक है, जिसे हम करंट असेट्स और करंट लाइबिलिटीज़ के नाम से भी जानते हैं। तो जो हमारे चालू दायित्व है वो आप क्या होता है, ये भी हमें पता है कि जो 3 या 4 महीने में या विद इन 1 ईयर ऐसे दायित्व जो ड्यू होने वाले हैं या उनका दायित्व उत्पन्न होने वाला है, तो ऐसे चालू दायित्व के देय होने पर अगर जो उनकी भुगतान की योग्यता है वही लिक्विडिटी कहलाती है। मतलब अगर हमें पता है कि इस साल के अंदर अंदर 1 लाख रुपए की करंट लायबिलिटी रेज होने वाली है, 1 लाख रुपए का हमें भविष्य में भुगतान इस साल के अंदर अंदर करना पड़ सकता है, तो इस 1 लाख को भुगतान करने के लिए क्या हमारे पास में कैश उपलब्ध है, क्या लिक्विडिटी है, क्या करंट असेट्स करंट लायबिलिटीज़ को पे करने के लिए क्या पर्याप्त मात्रा में करंट असेट्स हमारे पास में उपलब्ध है। तो यही जो योग्यता है वह किसी भी संस्था की लिक्विडिटी कहलाती है, तरलता कहलाती है। मायो ने तरलता को बहुत ही अच्छे शब्दों में स्पष्ट किया है, और यहाँ पर तरलता से अभिप्राय संपत्तियों की नकद में परिवर्तित करने की सुगमता से है। मतलब कि यदि संस्था तरल होगी तो अपने चालू दायित्व के देय होने पर तुरंत भुगतान कर सकती है, और अगर किसी भी संस्था की लिक्विडिटी अच्छी नहीं है, इसका मतलब यह है कि जो 1 साल के अंदर अंदर चालू दायित्व ड्यू होने वाले हैं उनको भुगतान करने के लिए उसके पास में पर्याप्त मात्रा में तरल उपलब्ध नहीं है। तो इसी तरलता को या शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी को, मतलब अल्पकालीन शोधन क्षमता को पता करने के लिए 3 प्रकार के अनुपात निकाले जाते हैं। पहला और बहुत ही इम्पॉर्टेंट अनुपात, अगर इस चैप्टर में से क्वेश्चन बनता है तो ये अनुपात तो बनेगा ही बनेगा, तो वह अनुपात है चालू अनुपात, जिसे हम कार्यशील पूंजी अनुपात के नाम से भी जानते हैं। चालू अनुपात को ज्ञात करने के लिए जिन 2 मदों का उपयोग किया जाता है वह होता है चालू संपत्तियां और चालू दायित्व। अर्थात चालू अनुपात चालू संपत्तियों एवं चालू दायित्व के मध्य संबंध स्थापित करता है, क्योंकि आपको पता है कि करंट असेट्स और करंट लायबिलिटीज को अगर हम माइनस करते हैं तो वर्किंग कैपिटल निकलती है, क्योंकि यहाँ पे दोनों मदें जो ली गई है वो करंट असेट्स और करंट लायबिलिटीज है, इसीलिए इसे वर्किंग कैपिटल के नाम से भी जाना जाता है। यह अनुपात क्या बताता है, संस्था की चालू तरलता के बारे में संकेत देता है। उसकी जो शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है उसको अगर हमें देखना है तो कोई भी संस्था का करंट रेशियो हमें निकालना पड़ता है। अब करंट एसेट्स कौन कौन सी होती है, करंट लायबिलिटीज़ कौन कौन सी होती है, उसको एक टेबल के माध्यम से यहाँ पर समझा रखा है। करंट लायबिलिटीज़ में हम बीपी, क्रेडिटर, शॉर्ट टर्म लोन्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और भी बहुत सी चीज़ें यहाँ पर दे रखी, इनको शामिल करते हैं। और करंट असेट्स में जनरली जो मदें आती है वह आती है कैश, बैंक बैलेंस, बिल्स रिसीवेबल, डेटर्स, स्टॉक, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एडवांस पेमेंट, अक्रूड इनकम, इन सबको हम करंट असेट्स में शामिल करते हैं। जो इसका फॉर्मूला होता है करंट रेशियो को कैलकुलेट करने का, वह होता है करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज़। करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज़। तो जो भी क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दे रखी है, बैलेंस शीट दे रखी है या सूचनाएं दे रखी है, तो उनमें से हमें दिखना पड़ेगा कि करंट असेट्स कौन कौन सी है और करंट लायबिलिटीज़ कौन कौन सी है। तो करंट असेट्स को ऐड करके हम ऊपर लिखेंगे फॉर्मूले में, और करंट लायबिलिटीज़ को ऐड करके हम नीचे लिखेंगे। दोनों को जब डिवाइड करेंगे तो करंट रेशियो प्राप्त हो जाता है। इसको जो लिखने का तरीका है, जैसे सपोज करो कि 2000 की करंट असेट्स है और 1000 की करंट लायबिलिटीज़ है, तो 2000 इस डिवाइडेड बाय 1000 करेंगे तो 2 आता है रिजल्ट के रूप में। तो इसको हम लिखेंगे कैसे, 2:1। तो इस तरीके से इसको प्रेजेंट करने का या अभिव्यक्त करने का तरीका होता है, अनुपात लिखकर हम इसको अभिव्यक्त करते हैं। अब एक जो मेन चीज़ आती है कि आइडियल या फिर स्टैंडर्ड जो है करंट रेशियो क्या होता है, मतलब कि अगर उस रेशियो से
उस रेशियो के बराबर या उससे अधिक होता है, इसका मतलब है कि संस्था की जो शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी है वो बहुत अच्छी है। तो आइडियल करंट रेशियो होता है 2:1। 2:1 का मतलब ये है कि 1 रुपये की करंट लायबिलिटी को चुकाने के लिए संस्था के पास में उससे डबल 2 रुपये की करंट असेट्स है। अगर करंट असेट्स के मूल्य में 50% की गिरावट भी आ जाती है, तब भी करंट लायबिलिटी के भुगतान करने के लिए पर्याप्त तरल संस्था के पास में होगा। इसीलिए आदर्श जो चालू अनुपात होता है वो 2:1 होता है। अगर संस्था का करंट रेशियो 2:1 या उससे ज़्यादा होता है, इसका मतलब है कि उसकी तरलता स्थिति बहुत अच्छी है। और अगर संस्था का जो चालू अनुपात 2:1 से कम होता है, इसका मतलब ये है कि उसकी जो स्थिति है, जो शॉर्ट टर्म स्थिति है वो थोड़ी सी कमज़ोर है, उसे स्ट्रॉन्ग करने की आवश्यकता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि चालू अनुपात क्या होता है और किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। इसको हम एक उदाहरण के माध्यम से भी समझ सकते हैं। जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कि निम्न संख्याओं से चालू अनुपात की गणना करनी है। डेटर्स दे रखे हैं, बिल्स पेबल, इन्वेंट्रीज, क्रेडिटर्स, प्रीपेड एक्सपेंसेस, डिबेंचर, अक्रूड इनकम, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ये 8 मदें हमें यहाँ पर दे रखी है। तो पहले तो हमें अलग अलग करना पड़ेगा कि इनमें से करंट असेट्स कौन सी है और करंट लायबिलिटीज कौन सी है। तो सन्ड्री डेटर्स हमें पता है करंट असेट्स होते हैं, बिल्स पेबल करंट लायबिलिटीज होती है, इन्वेंट्रीज मतलब स्टॉक करंट असेट्स होते हैं, सन्ड्री क्रेडिटर्स करंट लायबिलिटीज होती है, प्रीपेड एक्सपेंसेस जो है वह करंट असेट्स होती है, डिबेंचर्स जो हैं बच्चों, आपको पता है कि डिबेंचर जो होती है वो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है। हमें यहाँ पर शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज़ की बात करनी है, करंट लायबिलिटीज़ की बात करनी है। तो डिबेंचर जो है ना तो करंट असेट्स है और ना ही करंट लायबिलिटीज़ है, इन्हें हम दोनों में ही शामिल नहीं करते हैं। अक्रूड इनकम जो है वह करंट असेट्स होती है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस करंट लायबिलिटीज़ होती है। इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम आपको आनी नहीं चाहिए, क्योंकि हम 11th क्लास से करंट असेट्स और करंट लायबिलिटीज़ के बारे में पढ़ते हुए आ रहे हैं, हम फाइनल ईयर में हैं, तो ज़्यादा इसको विस्तार से बताने की आवश्यकता है नहीं। असेट्स का टोटल अगर हम करेंगे तो 80,000 की करंट असेट्स आती है और लायबिलिटीज़ का टोटल अगर हम करते हैं तो 50,000 की लायबिलिटीज़ का टोटल अगर आता है। दोनों को अगर हम डिवाइड करते हैं, करंट असेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज़, 80,000 डिवाइडेड बाय 50,000, तो 1.6 करंट रेशियो आता है। प्रेजेंट करने का तरीका जो है वो आपको दिख रहा होगा, 1.6:1। मतलब 1 रुपये की करंट लायबिलिटी को चुकाने के लिए इस संस्था के पास में 1 रुपये 60 पैसे की लिक्विडिटी है। अब हम नेक्स्ट जो इस कैटेगरी के अंदर जो दूसरा रेशियो है, जिसे हम त्वरित अनुपात या अम्लपरक अनुपात के नाम से जानते हैं, क्विक और एसिड टेस्ट रेशियो के नाम से जानते हैं, इसको कैलकुलेट करेंगे। लिक्विड रेशियो भी इसको कहा जाता है। यह अनुपात क्यों निकालते हैं? यदि संस्था को अपने चालू दायित्व का तुरंत अथवा निकट भविष्य में बहुत शीघ्र भुगतान करना पड़े, तो क्या भुगतान किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है। बहुत ही अगर कम समय में ही भुगतान करना पड़े, बहुत क्विक भुगतान करना पड़े, तो क्या संस्था भुगतान कर सकती है कि नहीं कर सकती। इसीलिए क्विक और एसिड टेस्ट रेशियो निकाला जाता है। तो क्योंकि हमें पता है कि करंट लायबिलिटीज़ को चुकाने के लिए जो लिक्विड है वो कहाँ से लिया जाता है, करंट असेट्स से लिया जाता है। तो अगर हम शीघ्रता की बात कर रहे हैं तो करंट असेट्स में से स्टॉक और जो प्रीपेड एक्सपेंसेस होते हैं, इसे हम बहुत जल्दी बहुत कम समय में लिक्विड में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। इसीलिए इस अनुपात को कैलकुलेट करने के लिए जो फॉर्मूला बनाया गया है वो बनाया गया है, क्विक और लिक्विड रेशियो इज इक्वल टू क्विक असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज़। करंट लायबिलिटीज़ तो क्या होती है हमें पता है, जो हमारे पिछले रेशियो में हमने बात करी थी। क्विक असेट्स के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, करंट असेट्स में से जो स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं इसे हम क्या करेंगे, लेस कर देते हैं। तो इसका फॉर्मूला बनता है क्विक असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज़। और क्विक असेट्स कैसे निकालते हैं, करंट असेट्स में से स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस दोनों को लेस कर दिया जाता है, तो फिर क्विक असेट्स फाइंड आउट हो जाती है और ये रेशियो हम फाइंड आउट कर सकते हैं।
तो यहाँ पे हमने दो अनुपात देखे, चालू अनुपात और त्वरित अनुपात। इन दोनों वो दोनों ही जो है वो बहुत हद तक सिमिलर से हैं, दोनों ही संस्था की लिक्विडिटी बताते हैं। तो दोनों में बहुत ही माइनर सा अंतर है जो मैं बताना चाहूँगी यहाँ पर, कि जो चालू अनुपात होता है वो क्या बताता है कि संस्था जो है अपने चालू दायित्वों का 1 वर्ष के अंदर अंदर भुगतान कर सकती है कि नहीं कर सकती। और जो क्विक रेशियो है, त्वरित अनुपात है, वो ये बताता है कि संस्था अपने चालू दायित्व का तुरंत या बहुत ही कम समय बाद में ही 1 महीने 2 महीने के अंदर अंदर ही क्या वह भुगतान कर सकती है कि नहीं कर सकती। जो नेक्स्ट अनुपात यहाँ पे इसको पहले हम समझ लेते हैं क्वेश्चन के माध्यम से। त्वरित अनुपात को आप देख रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन में बैलेंस शीट दे रखी है। इससे हमें चालू अनुपात भी निकालना है, त्वरित अनुपात भी यहाँ पे निकालना है। दोनों रेशियो आपको समझ में आ जाएंगे। तो सबसे पहले तो करंट लायबिलिटीज़ की बात अगर मैं करूँ तो लायबिलिटीज़ के अंदर आप देखेंगे करंट लायबिलिटीज़ 2 दे रखी है, ट्रेड पेबल्स मतलब क्रेडिटर्स और शॉर्ट टर्म प्रोविजंस मतलब टैक्सेशन का प्रोविज़न बना रखा है। तो दोनों का जो अमाउंट है वो कितना है, 60,000। तो करंट रेशियो निकालने के लिए हमने करंट लायबिलिटीज़ के लिए देखो 60,000 ले लिया है। इसके बाद में करंट असेट्स की बात अगर हम करें तो करंट असेट्स भी यहाँ पे दे रखी है। अगर आप देख रहे हैं इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल, कैश और कैश इक्विवेलेंट्स है, अदर करंट असेट्स, ये चारों को मिलाकर 40,000, 30,000, 25,000, 10,000 और 5,000, पाँचों को मिलाकर जो अमाउंट बनता है वह बनता है 1,10,000। तो करंट रेशियो यहाँ पे बना 1.83:1। क्विक रेशियो जो निकाल रखा है, तो अगर आप देखेंगे थोड़ा सा तो क्विक रेशियो निकालने के लिए इसमें करंट असेट्स में से लेस कर रखा है इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंसेस को। तो इन्वेंट्री कितना है, 40,000 और प्रीपेड एक्सपेंसेस कितना है, 5,000। ये 40,000 और ये 5,000, इन दोनों को हम क्या करेंगे, 1,10,000 में से लेस कर देंगे। जब इन दोनों को 1,10,000 में से लेस करते हैं तो जो बाकी अनुमान अमाउंट आता है क्विक असेट्स का वह आता है 65,000 और करंट लायबिलिटीज़ तो 60,000 है ही। तो क्विक रेशियो जो बनता है वह बनता है यहाँ पर 1.08:1। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर इस क्वेश्चन के माध्यम से दोनों चीज़ें निकाली है। करंट रेशियो भी निकाला है, क्विक रेशियो भी यहाँ पे हमने निकाला है। नेक्स्ट हम देखेंगे तीसरा जो इसमें होता है तरलता अनुपात में, तीसरा अनुपात वह होता है एब्सोल्यूट लिक्विडिटी रेशियो मतलब पूर्ण तरलता अनुपात। इसको हम कैश पोजीशन रेशियो के नाम से भी जानते हैं, सुपर क्विक रेशियो के नाम से भी जानते हैं। अब इस अनुपात की गणना के लिए क्या करते हैं, हम जो लेते हैं करंट असेट्स में और भी ज़्यादा मतलब पहले हमने करंट असेट्स में सारी करंट असेट्स ली, फिर हमने जो क्विक असेट्स थी उसमें से हमने स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस को लेस कर दिया क्योंकि उसको कैश में कन्वर्ट करवाने में थोड़ा समय लगता है। उसके बाद में तीसरे रेशियो में हम और भी जो बिल्कुल ही लिक्विड में हमारे पास में अवेलेबल है उन्हें ही हम यहाँ पर शामिल करेंगे असेट कैटेगरी में। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला बना रखा है वो बना रखा है एब्सोल्यूट लिक्विड असेट्स अपॉन करंट या फिर क्विक लायबिलिटीज़। एब्सोल्यूट लिक्विड असेट्स में हमने क्या करा है, करंट असेट्स में से रिसीवेबल डेटर्स को भी यहाँ से हटा दिया, इन्वेंट्रीज और प्रीपेड एक्सपेंसेस तो हमने पहले भी हटाया था। ठीक है, एक तरीके से हमें यहाँ पर क्या क्या लेना है करंट असेट्स में से, सिर्फ कैश इन हैंड, कैश एट बैंक और मार्केटेबल सिक्योरिटीज़, हमें सिर्फ यही करंट असेट्स में से लेना है। और नेक्स्ट जो लेना है हमें क्विक लायबिलिटीज़ लेनी है हमें यहाँ पर। तो इस प्रकार से हमने देखा कि किस प्रकार से एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो यहाँ पे निकाला जाता है। इसको एक क्वेश्चन के माध्यम से बता रखा है। बैलेंस शीट यहाँ पे हमें दे रखी है एक संस्था की, राकेश लिमिटेड की। उसके माध्यम से देखो हमने पहले तो करंट रेशियो निकाला है करंट असेट्स अपन करंट लायबिलिटीज़ करके। तो करंट असेट्स में हमने देखेंगे आप सारी करंट असेट्स ली है 10,000, 7,000, 5,000, 2,000 और 2,000। और करंट लायबिलिटीज़ में अगर हम बात करें तो करंट लायबिलिटीज़ में हमने सारी करंट लायबिलिटीज़ ली है, क्रेडिटर्स, बीपी और अदर करंट लायबिलिटीज़ जिसमें आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है 6,000, 4,000 और 2,000। इस तरीके से हमने यहाँ पर करंट रेशियो निकाल रखा है 2.17:1। क्विक रेशियो निकालने के लिए हमने
जो करंट असेट्स थी 26,000 की, उसमें से लेस कर दिया है हमने इन्वेंट्रीज़ को। प्रीपेड एक्सपेंसेस तो यहाँ पर है नहीं, तो सिर्फ हमने इन्वेंट्रीज़ को 10,000 को लेस किया। करंट लायबिलिटीज़ हमने 12,000 एज इट इज़ ली, तो हमारा क्विक रेशियो यहाँ पर 1.33:1 बना। एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो निकालने के लिए हमने सिर्फ करंट असेट्स में से इन्वेंट्रीज़ भी नहीं लेनी है, डेटर्स और बीआर भी नहीं लेने हैं, तो सिर्फ क्या लेना है, कैश और कैश के इक्विवेलेंट मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ 2,000 और 2,000 कितनी है, 4,000। तो 4,000 डिवाइडेड बाय 12,000 किया तो एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो हमारे यहाँ पे कितना आ गया, 0.33। तो इस प्रकार से हमने तरलता अनुपात पढ़े, तीनों अनुपात पढ़े। एक बात और बताऊंगी यहाँ पर, जिस प्रकार से मैंने करंट रेशियो में बताया था कि जो आदर्श चालू अनुपात होता है वह 2:1 होता है, वैसे ही जो आदर्श त्वरित अनुपात है वो 1:1 होता है। और ये जो एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो है, इसमें जो आइडल माना गया है वो 0.5:1 माना गया है। तो उसके आधार पे हम क्या करते हैं कि एनालिसिस करते हैं संस्था की तरलता स्थिति की या शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी की, कि उसकी तरलता स्थिति कैसी है। आदर्श अनुपात से कम होता है, इसका मतलब उसकी तरलता स्थिति सुदृढ़ नहीं है, और अगर आदर्श अनुपात से ज़्यादा होता है, उसके बराबर होता है, इसका मतलब है कि उसकी शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी अच्छी है। तो नेक्स्ट हम देखेंगे अगले वीडियो लेक्चर में। थैंक यू सो मच।